हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जस्ट लो एसोसिएट्स। टुडे आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है बेल। बेल किस प्रोविजंस में सीआरपीसी में आती है, किस कैटेगरीज की बेल किस कोर्ट या कौन सी कोर्ट करती है, हमें कौन सी बेल एप्लीकेशन कहाँ पर मूव करनी चाहिए ताकि उस एक्यूज की बेल हो जाए जिसके लिए हम बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। बेल कहीं भी सीआरपीसी में डिफाइन नहीं है। बेल की कैटेगरीज डिफाइन है, बेल किस ऑफेंसेस में होते हैं वो डिफाइन है। बेल सेक्शन 2A सीआरपीसी में डिफाइन है जिसमें बेलेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस को कैटेगराइज किया हुआ है। सेक्शन 2A का जो लिंक है वो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी से लिंक होता है जिसके अंदर बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को लिस्ट किया हुआ है अलोंग विद द लिस्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन कि कौन से ऑफेंस किस कोर्ट के थ्रू ट्राइबल है या किस कोर्ट के पास पावर है उन केसेस में बेल देने की। बेल को सीआरपीसी में सेक्शन 436 से 450 सीआरपीसी के अंदर डिफाइन किया हुआ है कि बेल एप्लीकेशन बेल कहां पर मूव करनी चाहिए। अब जो बेल है हमारे सीआरपीसी में उसके जो प्रोविजंस हैं वो है सेक्शन 167 टू सीआरपीसी, सेक्शन 436 सीआरपीसी, सेक्शन 437 सीआरपीसी, सेक्शन 438 सीआरपीसी, सेक्शन 439 सीआरपीसी, सेक्शन 389 सीआरपीसी। अब ये सेक्शंस हैं, इसको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 167 सब क्लोज टू सीआरपीसी। सेक्शन 167 सब क्लोज टू सीआरपीसी सेक्शन, ये जो सेक्शंस है ये डिफॉल्ट बेल के लिए कहा गया है। अब डिफॉल्ट बेल क्या होती है? डिफॉल्ट बेल वो बेल होती है जिसके अंदर एक एक्यूज्ड या कोई भी ऑफेंडर को जब पुलिस अरेस्ट करती है, अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश करती है और फिर जो मैजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को जुडिशियल कस्टडी में रिमांड कर देता है और विद इन टाइम लिमिट चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो एक्यूज एप्लीकेशन लगाता है बेल एप्लीकेशन 167 सब क्लोज टू सीआरपीसी में फॉर ग्रांट ऑफ बेल। 167 सब क्लोज टू सीआरपीसी ग्रांट ऑफ बेल कैसे फाइल होती है? उसके अंदर दो कैटेगरीज दी गई हैं जिसको अगर हम देखेंगे 167 टू सब क्लोज टू सीआरपीसी में 60 डेज एंड 90 डेज। 60 days means where the IO means वो पर्सन जो एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के बाद जिसके पास फाइल पूरे केस को तैयार करने की फाइल दी जाती है उस पुलिस ऑफिशियल्स को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शॉर्ट टर्म में IO कहते हैं। वो विद इन 60 डेज चार्जशीट फाइल करेगा उन ऑफेंसेस में जिनकी पनिशमेंट लेस देन 10 years है जो कि फर्स्ट शेड्यूल सीआरपीसी में मेंशन है। दूसरा होता है 90 डेज। 90 डेज मींस अबोव नॉट लेस देन 10 years, imprisonment फॉर लाइफ एंड अदर पनिशमेंट विच इज अमाउंट टू पनिशेबल विद डेथ। ये भी फर्स्ट शेड्यूल सीआरपीसी में मेंशन है। अब किसी भी एक्यूज्ड को कस्टडी में भेज दिया जाता है, उस कस्टडी में भेजने के बाद अगर 60 और 90 डेज के बीच में चार्जशीट फाइल नहीं होती या चलान फाइल नहीं होता तो 167 टू सीआरपीसी में बेल एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है एक्यूज की तरफ से और उसको बेल ग्रांट कर दी जाती है। ये उसका फंडामेंटल राइट है। लंदन मैजिस्ट्रेट को उस केस में उसको बेल देनी ही पड़ती है। अब एक सिचुएशन इसमें ये अराइज होती है 167 सब क्लोज टू सीआरपीसी में कि बहुत सारे केसेस में जो IO है, IO मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मीन्स पुलिस ऑफिशियल जिसको चार्जशीट दी गई है वो इनकम्प्लीट चार्जशीट फाइल कर देता है ताकि उसके 60 और 90 डेज बच जाएं। ऐसी सिचुएशन में भी 167 टू सब क्लोज टू सीआरपीसी मेंटेनेबल है और ऐसे केसेस में भी लंदन मैजिस्ट्रेट को बेल देनी होती है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अचपाल एलियस राम स्वरूप एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में डिसाइड किया था, जो कि डिसाइड हुआ है 24 सितंबर 2018 को। इन केसेस में बेल देनी मैंडेटरी है और मस्ट है।
नाउ अब हम आते हैं दूसरे सेक्शंस के ऊपर। जो दूसरा सेक्शंस है वो है 436। 436 जो सेक्शंस है वो बेल होती है बेलेबल ऑफेंस के अंदर। अब बेलेबल ऑफेंस क्या है? बेलेबल ऑफेंस होता है जैसे कि एक्सीडेंट का केस हो गया। एक्सीडेंट के केस के अंदर सेक्शन 279 338 होगा, जिसके अंदर एक्सीडेंट के बाद चोट लगती है। उस केस के अंदर मैजिस्ट्रेट को जाके हमें बेल बॉन्ड फाइल करना होता है, उनको मैजिस्ट्रेट को बेल देनी होती है। और ऐसे ही सेक्शन 138 एनआई एक्ट हो गया, और बहुत सारे ऐसे केसेस जो बेलेबल होते हैं उन केसेस में लंदन मैजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 436 बेल देनी होती है। इसमें बेल एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 437 सीआरपीसी। 437 सीआरपीसी होता है किसी भी ऑफेंस के अंदर जो कि मैजिस्ट्रेट ट्रायल केस है, जिसके अंदर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीआरपीसी, उसके अंदर मैजिस्ट्रेट के यहाँ बेल एप्लीकेशन फाइल की जाती है जब एक्यूज्ड को पुलिस ऑफिशियल्स कस्टडी के दौरान पेश करते हैं, और उस वक्त वहाँ बेल एप्लीकेशन फाइल की जाती है। और सेक्शन 437 सीआरपीसी के अंदर मैजिस्ट्रेट ट्रायल अगर कोई मैटर है तो मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो बेल दे सकता है। अब सिचुएशन अराइज होती है अब कौन से ऑफेंसेस में? वो ऑफेंसेस जो 7 ईयर्स तक के पनिशमेंट में है, वो जो मैजिस्ट्रेट के पास पावर है उन केस को ट्रायल करने की, उसके अंदर मैजिस्ट्रेट बेल दे सकता है। उसमें हम बेल एप्लीकेशन डायरेक्ट वहीं फाइल करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 439 सीआरपीसी। सेक्शन 437 सीआरपीसी वो होती है कोर्ट ऑफ सेशन और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के लिए, जहां पर हम बेल एप्लीकेशन डायरेक्ट फाइल करते हैं। ये वो केसेस होते हैं जिसके अंदर अबव 10 ईयर्स की पनिशमेंट होती है, जो कि एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होता है। यहाँ पर डायरेक्ट हमारी बेल एप्लीकेशन सेशंस कोर्ट में जाती है, और सेशंस कोर्ट आफ्टर हियरिंग द बेल एप्लीकेशन उसके ऊपर बेल के ऑर्डर देता है कि बेल दी जाए या ना दी जाए। एक सिचुएशन ये भी अराइज होती है कि 437 सीआरपीसी में जब मैजिस्ट्रेट ट्रायल केसेस में अगर बेल डिसमिस कर देता है, तो उन केसेस में भी हम 439 में ही सेशंस कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं। वहां पर बेल एप्लीकेशन की सुनवाई होती है और फिर वहां से हमें बेल ग्रांट होती है। अगला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 389 सीआरपीसी। 389 सीआरपीसी का मतलब है आफ्टर ए फुल फ्लैश ट्रायल, मैजिस्ट्रेट ट्रायल। जब मैजिस्ट्रेट ट्रायल हम करते हैं या कोई भी ट्रायल ऐसा होता है उसके अंदर जब हमें कन्विक्शन हो जाती है, सजा हो जाती है, तो हमें अपील फाइल करने से पहले हमें एक बेल बॉन्ड देना होता है, जो कि हमें लंदन ट्रायल कोर्ट में देना होता है। वो देना होता है सेक्शन 389 सीआरपीसी में, जिसकी जो बेल एप्लीकेशन हो जाती है, बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 389 सीआरपीसी फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड ग्रांट ऑफ बेल, उसके अंदर हम नीचे बेल बॉन्ड फाइल करते हैं। बेल बॉन्ड फाइल करने के बाद हमें कोर्ट 30 दिन का टाइम देती है, विच इज द टाइम लिमिट ऑफ द अपील। फिर हम सेशंस कोर्ट में जाते हैं। सेशंस कोर्ट में भी हम बेल एप्लीकेशन लगाते हैं फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड ग्रांट ऑफ बेल। वहां से हमें बेल ग्रांट होती है, और वहां से फिर हम वो जो बेल बॉन्ड है नीचे वापस लंदन ट्रायल कोर्ट के अंदर, जहां पर हमारा वो केस चल रहा था, जहां हमारी पहले बेल हुई थी, वहां पर हम वो बेल बॉन्ड फाइल कर देते हैं, और फिर हमारी वहां से वो बेल कंफर्म हो जाती है। फिर हमारी सेशंस कोर्ट में अपील चलती है। अब हमारी एक होती है बेल इंटरिम बेल। इंटरिम बेल हालांकि कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, लेकिन इंटरिम बेल का मतलब होता है कि टिल द पेंडेंसी ऑफ एनी बेल एप्लीकेशंस आइदर 437 सीआरपीसी, 439 सीआरपीसी और एंटीसिपेटरी बेल दैट इज अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी टिल द डिस्पोजल, वो हमारी एक इंटरिम बेल दी जाती है, जो कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए भी हो सकती है या किसी पर्पज के लिए भी हो सकती है। वो इंटरिम बेल का एक लिमिटेड क्राइटेरिया होता है। अगली हमारी जो बेल एप्लीकेशन होती है वो है एंटीसिपेटरी बेल, सेक्शन 438 सीआरपीसी। सेक्शन 438 सीआरपीसी एंटीसिपेटरी बेल का मतलब है किसी भी ऑफेंस में अगर हमारा कोई नाम आ रखा है और हमें ये डर है कि ये एप्रीहेंशन है कि हमें पुलिस ऑफिशियल्स अरेस्ट कर लेंगे, इन दैट केस हम लोग ऑनरेबल सेशन कोर्ट में 438 सीआरपीसी सेशंस कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट में लगती है। लंदन मैजिस्ट्रेट के यहाँ पर सेक्शन 438 फाइल नहीं होती है, तो इन दैट सिचुएशन हम सेक्शन बेल एंटीसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी फाइल करते हैं, जिसके ऊपर हियरिंग होने के बाद हमें
ऑनरेबल सेशंस कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल के ऑर्डर होते हैं, जिसके बाद हम पुलिस ऑफिसर्स में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेते हैं और वहां से हमें बेल मिल जाती है। और एंटिसिपेटरी बेल एज पर द लेटर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट सुशीला अग्रवाल वो टिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल भी होती है। ऐसा नहीं है कि एंटिसिपेटरी बेल हमें शुरू में मिल गई है और हमारा केस आईओ मींस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस ऑफिशियल्स ने केस चार्जशीट फाइल की, हमारी एंटिसिपेटरी बेल खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। एंटिसिपेटरी बेल टिल द एंड ऑफ द ट्रायल, एंटिसिपेटरी बेल हमेशा ही कंटिन्यू रहती है। एंटिसिपेटरी बेल मींस अग्रिम जमानत, जिसके अंदर बेल बॉन्ड हमें थाने में या कोर्ट में जैसा कि कोर्ट ऑर्डर करती है वैसे हमें देना पड़ता है। एक और सेक्शन है, सेक्शन 41A CRPC। 41A CRPC मींस एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आई थी अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें ये कहा गया था जो भी ऑफेंसेस 7 साल तक के हैं और इन केस अगर पुलिस ऑफिशियल्स को ये लगता है कि इसके अंदर अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो पुलिस ऑफिशियल सेक्शन 41A CRPC के अंदर नोटिस देंगे और उसके अंदर जब एक्यूज ऑफेंडर या कोई भी व्यक्ति जिसके अगेंस्ट भी कोई भी केस फाइल है अगर वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेता है तो और आईओ को ये लगता है कि इसमें इसकी अरेस्ट की जरूरत नहीं है तो आईओ वहां पर उसकी बेल ले लेता है और विद इन 48 आवर्स उसको लर्नड मैजिस्ट्रेट, लर्नड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर वहां पर देना पड़ता है कि जी हमने इनकी बेल ले ली है और इसके अंदर हमें इनकी अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी एज पर दी सेट परफॉर्मा, जो परफॉर्मा अरनेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट में दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। उस सिचुएशन में फिर उसको बेल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से ये कुछ सेक्शंस हैं जिसके अंदर हमें बेल ग्रांट की जाती है सीआरपीसी के अंदर। और बेल जब ग्रांट हो जाती है, बेल ग्रांट करने के बाद फिर जो एक्यूज्ड है जिसकी बेल की गई है अगर वो कस्टडी में है, अगर मैजिस्ट्रेट के थ्रू ऑर्डर हुआ है या सेशन या ऑनरेबल हाई कोर्ट के थ्रू, तो इन दैट सिचुएशन एक श्योरिटी बॉन्ड या 2 श्योरिटी, श्योरिटी मींस जमानती, हमें एक्यूज के बेल बॉन्ड के साथ देने पड़ते हैं और फिर उसका बेल बॉन्ड के बाद रिलीज वारंट जाता है एक्यूज का और फिर जो एक्यूज या ऑफेंडर है वो जुडिशियल कस्टडी में जब जेल में होता है तो उसको रिलीज वारंट के थ्रू जेल से छोड़ दिया जाता है। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी और यही एक बेल और बेल बॉन्ड का एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम किसी भी एक्यूज्ड को बेल ग्रांट कर दिए जाते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सपोज ए ने बी से एक प्रॉपर्टी परचेज की, प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद ए ने बी को प्रॉपर्टी की वैल्यू के पैसे दे दिए और बाद में ए को ये पता चला कि जो प्रॉपर्टी बी ने सोल्ड की थी या बी ने जो प्रॉपर्टी बेची थी उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई डिस्प्यूट था जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर नहीं था, जो कि बी ने ए को बताया था कि टाइटल क्लियर है। ए ने बी से पैसे मांगे, बी ने इसको पैसे देने से मना कर दिया। ए अब क्या करेगा, ए जाएगा पुलिस स्टेशन में, वो एक कंप्लेंट फाइल करेगा। फाइल करने के बाद जो कंप्लेंट है वो 406/420 आईपीसी में कंप्लेंट रजिस्टर हो गई बी के अगेंस्ट पे। अब इसके अंदर कंप्लेंट के बाद एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने के बाद बी को पता लगा कि मेरे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो गई है और मुझे एप्रीहेंशन है कि मुझे पुलिस ऑफिशियल्स अरेस्ट कर लेंगे। बी क्या करेगा, बी सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करेगा अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी एंटिसिपेटरी बेल में विद ग्राउंड कि ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, सिविल डिस्प्यूट है, इसके अंदर मेरी अरेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे एंटिसिपेटरी बेल दे दी जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जो एंटिसिपेटरी बेल जो कि कोर्ट ऑफ सेक्शन में लगती है उसके अंदर कोर्ट ऑफ सेक्शन दो काम करेगी, या तो डिसमिस कर देगी या अलाउ कर देगी। इन केस अगर वो बेल एप्लीकेशन अलाउ होती है तो फिर पुलिस ऑफिशियल्स को वो बेल बॉन्ड लेना होगा, उसकी बेल जो है वो कंफर्म हो जाएगी। और सपोज वो जो एंटिसिपेटरी बेल है वो डिसमिस हो जाती है तो पुलिस ऑफिशियल्स फिर उस बेल एप्लीकेशन एंटिसिपेटरी बेल डिसमिस होने के बाद एक्यूज्ड मींस बी को अरेस्ट कर लेंगे। अरेस्ट करने के बाद उसको कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट उसको लर्नड मैजिस्ट्रेट उसको कस्टडी भेज देगा, जुडिशियल कस्टडी। अब जुडिशियल कस्टडी भेजने के बाद क्योंकि ये ऑफेंस 420 का है जो कि 7 इयर्स के अंदर बिलो 10 इयर्स आता है, तो विद इन 60 डेज पुलिस ऑफिशियल्स को इसमें चार्जशीट या चलान फाइल करना होगा। इन केस अगर वो विद इन टाइम लिमिट चलान फाइल नहीं करता है दैट इज 60 डेज,
तो 167(2) CRPC में जो बी है वो बेल एप्लीकेशन फाइल करेगा और उसको बेल ग्रांट कर दी जाएगी। सपोज इसके अंदर अगर वो चार्जशीट फाइल हो जाती है तो उसका ट्रायल चलेगा। अब सेकंड से थर्ड सिचुएशन आती है, फिर वो जो बेल जब कस्टडी चला जाएगा वो बेल एप्लीकेशन फाइल करेगा 437 CRPC के अंदर, जिसके अंदर लंदन मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि इसके अंदर ग्राउंड्स हैं बेल के तो बेल ग्रांट कर दी जाएगी। इन केस अगर नहीं होता है तो उसकी बेल फिर डिसमिस हो जाएगी। फिर जो बी है, बी सेक्शन जाएगा नेक्स्ट स्टेज पे सेक्शन 439 CRPC के अंदर कि सर कोर्ट ऑफ सेशन में या ऑनरेबल हाई कोर्ट में कि मुझे बेल ग्रांट कर दी जाए क्योंकि लंदन मैजिस्ट्रेट से मेरी बेल डिसमिस हो गई है। तो इन दैट सिचुएशन अगर सेशंस कोर्ट को ये लगता है कि उसको बेल दे दी जाए तो उसको बेल दे देगी, अदरवाइज वो बेल डिसमिस हो जाएगी और कस्टडी में रहेगा। इन बिटवीन द पेंडेंसी ऑफ, एक थर्ड सिचुएशन अराइज होती है कि इन बिटवीन द पेंडेंसी ऑफ द सेक्शन 439 CRPC बेल एप्लीकेशन, अगर वो एक्यूज लगता है कि वो सेटलमेंट कर लेगा या उसकी सेटलमेंट के चांसेस हैं कंप्लेनेंट मींस ए के साथ, तो वो एक इंटरिम बेल की एप्लीकेशन लगाएगा कि जी मुझे इंटरिम बेल ग्रांट कर दी जाए ताकि मैं ए को जो मॉनेटरी कंसिडरेशन है जो कि पैसे उससे लेते मैं उससे वापस कर लूंगा, वापस दे दूंगा और जो हमें अपना जो मेरा मैटर है वो सेटल हो जाएगा। तो वो इंटरिम बेल की एप्लीकेशन लगाएगा। इंटरिम बेल की एप्लीकेशन लगाने के बाद वो कस्टडी से बाहर आ जाएगा आफ्टर फाइलिंग ऑफ द बेल बॉन्ड विद 1 or 2 श्योरिटी मींस जमानती, और वो जो एक्यूज है वो जो बी है वो कस्टडी से बाहर आने के बाद ए से सेटलमेंट कर लेगा इंटरिम बेल के दौरान। और इन केस अगर सेटलमेंट हो जाता है तो फिर वो इंटरिम बेल के बाद जब कोर्ट में वापस आएगा तो वो 439 CRPC के अंदर बेल जो बेल पेंडिंग है उसके अंदर उसकी जो बेल है वो कंफर्म हो जाएगी और वो बेल आउट हो जाएगा, मतलब कि बेल से बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे जो बेल सेक्शंस हैं ये मैंने इस केस के थ्रू समझा दिए हैं। थैंक यू।